नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा रहस्योद्घाटन हुआ है जिससे भारत के कान खड़े हो जाने चाहिए, उसे सावधान हो जाना चाहिए कि अमेरिका में जब ये हो सकता है तो भारत में क्या कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। अमेरिका में जो पेंटागन है, उसकी जो एजेंसी है DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने अपने असेसमेंट में कहा है कि जो इजराइल है वो काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट लेवल क्रिटिकल लेवल तक पहुंच चुका है। यानी ये सबसे अपर लेवल होता है, सबसे गंभीर लेवल होता है जब कोई देश अमेरिका में जासूसी कर रहा होता है अमेरिका की। तो पेंटागन ने इस लेवल पर इजराइल को ब्रांड किया है कि वो अमेरिका में इस तरह की जासूसी कर रहा है, जो कि एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। अब ये समझने की बात है कि अमेरिका, जो कि इजराइल का इतना करीबी दोस्त है, इजराइल पर वो सब कुछ लुटा रहा है और इजराइल के लिए कुछ भी करने पर आमादा रहता है। और इस अमेरिका के पास एक से एक खुफिया एजेंसियां हैं, CIA है, FBI है, वगैरह वगैरह हैं। इसके अलावा करीब 1 दर्जन एजेंसी हैं। उन सब एजेंसियों को नज़रअंदाज करते हुए, धता बताते हुए इजराइल अमेरिका में जासूसी कर रहा है और इसकी रिपोर्ट अमेरिका की ही एजेंसी दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल किसका वफादार है, किसका नहीं है। अपने मतलब के लिए वो अपने दोस्त के पीठ पर भी छुरा भोंक सकता है, बल्कि भोंक रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल US के टॉप अधिकारियों पर बहुत ही एग्रेसिव स्पियोनेज कर रहा है, जासूसी कर रहा है, खासकर ट्रंप प्रशासन के ईरान और लेबनान संबंधी आंतरिक चर्चाओं और फैसलों की जानकारी हासिल करने के लिए। अब सोचिए कि इजरायली एजेंटों यानी मोसाद की घुसपैठ अमेरिकी प्रशासन में इस इतने अंदर तक हो चुकी है कि वो ट्रंप प्रशासन क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है, करने की कोशिश भी कर रहा है। इसमें कहा गया है कि जब अमेरिकी अधिकारी इजराइल जाते हैं तो बर्नर फ़ोन यानी डिस्पोजेबल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, यानी एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया, इस तरह के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। और होटल के कमरों में तो वो कोई महत्वपूर्ण बात करते ही नहीं हैं। यानी इजराइल में उनको जासूसी का इतना खतरा सताता रहता है कि न तो रेगुलर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, न ही होटल के अंदर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सारे बग लगा रखे होंगे जिससे उनकी सारी रिकॉर्डिंग इजराइल सुन सकता है, कर सकता है। CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इजरायली इंटेलिजेंस हाइपर एग्रेसिव है, अत्यधिक अति आक्रामक है, बहुत ही तेजी के साथ ये सूचनाएं इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान रखिए, ये जो क्रिटिकल लेवल पर रखा गया है इजराइल को जासूसी के मामले में, ये आम तौर पर अमेरिका, चीन, रूस या ईरान जैसे दुश्मन देशों को रखता है। उस लेवल पर उसने ये इजराइल को रखा है। ये भी है कि रिपोर्ट में 7 पेज का दस्तावेज और एक पूरा चार्ट तैयार किया गया है DIA के ज़रिए, जिसमें ये सब बताया जा रहा है। अब ये कंट्राडिक्शन है, इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो मामला है इसने कई विवादों को खड़ा कर दिया है। ये सारा सिलसिला जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप भारत को दिमाग में रखते हुए सोचिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री को दिमाग में रखते हुए सोचिएगा, भारत सरकार को दिमाग में रखते हुए सोचिएगा कि ये सब अमेरिका में हो रहा है तो भारत में क्या हो रहा होगा।
अब मैं इसके बाद आता हूँ कि अमेरिका में इजराइल दशकों से जासूसी कर रहा है और पकड़ा भी गया है और बेशर्मी से उसने इसको स्वीकार भी किया है। अब एक बड़ा मशहूर केस है, ये है जोनाथन जे पोलार्ड का, जो जून 1984 से नवंबर 2085 17-18 महीने की जासूसी की अवधि का है। जोनाथन पोलार्ड, मैं पहले ही बता दूं कि ये यहूदी है। ये यहूदी है जिसने इजराइल के लिए जासूसी की थी। और क्या क्या दिया था उसने उस समय इजराइल को? 800 से अधिक बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिए थे। फिर एनएसए का जो 10 वॉल्यूम का RASIN मैनुअल है, यूएस सिग्नल इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा करता है इसके बारे में जो मैनुअल है, वो उसको दिया था। अरब देशों, पाकिस्तान, सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियार, एयर डिफेंस और डिप्लॉयमेंट की पूरी जानकारी इजराइल को दी थी। यूएस सैटेलाइट की क्षमताएं और सोवियत सबमरीन्स ट्रैकिंग आदि की पूरी जानकारी इजराइल को दी थी। हजारों यूएस इंटेलिजेंस सहयोगियों के नाम दिए थे। आप सोचिए कि अमेरिका के जो हजारों जासूस हैं, उनके तमाम नाम भी उसने इजराइल को सौंपे थे, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उसे हर महीने $1,500 दिए जाते थे और डायमंड का रिंग भी उस समय के हिसाब से $1,500 बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। बहरहाल इस आदमी यानी पोलार्ड, यानी यहूदी पोलार्ड को 21 नवंबर 1985 को पकड़ लिया गया। 1986 को गिल्टी साबित हो गया। 4 मार्च 1987 को उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई और फिर उनकी पत्नी जो एनी पोलार्ड है, उनको भी 5 साल की सज़ा हुई। तो ये पहला ऐसा मामला था अमेरिका में जिसमें किसी सहयोगी देश के जासूस ने जासूसी की और उसे लाइफ सेंटेंस दिया गया। शुरू में तो इजराइल ने इससे साफ मना कर दिया, बाद में 1990 में स्वीकार कर लिया कि पोलार्ड उसका ही एजेंट था। 1995 में इजराइल ने पोलार्ड को नागरिकता दे दी थी और इजराइल में पोलार्ड को हीरो माना जाता है। और जब 20 नवंबर 2015 को 30 साल के बाद वो रिहा हुआ, उसके बाद जब वो इजराइल गया तो नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर खुद उनको रिसीव किया, ये कहते हुए यू आर होम, आप अपने घर पहुंच गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि जो पोलार्ड हैं वो वहाँ एक पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल किस तरह का दोस्त है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जिगरी यार बताते हैं। उससे ऐसे मिलते हैं जैसे कुंभ में बिछड़े भाई की तरह मिल रहे हैं। इजराइल को वो फादरलैंड बता चुके हैं और ऐसे घातक, विश्वासघाती, गद्दार किस्म के इजराइल से वो इतनी घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं और उस पर सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं। इस पर और अभी आगे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन यहाँ एक पक्ष और बताने की ज़रूरत है कि ऐसे समय जब अमेरिका की जो पेंटागन है या DIA है, ये रिपोर्ट दे रही है कि इजराइल का जासूसी लेवल बहुत एग्रेसिव है, क्रिटिकल है, उसी समय वहाँ की कांग्रेस में ये प्रयास चल रहा है कि इजराइल के साथ कैसे और भी घनिष्ठ संबंध बनाए जाएंगे। ये सेक्शन 224 के तहत किया जा रहा है। इसका शीर्षक है यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इनिशिएटिव, इसका नाम है। और ये 2026 में इसी साल पेश किया गया है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया जाएगा जो एग्जीक्यूटिव एजेंट होगा, जो यूएस और इजराइल के बीच सहयोग को सिंक्रोनाइज करेगा, एक्सपेंड करेगा और एक्सीलेट करेगा। और ये सहयोग किन क्षेत्रों में होगा? बाइलेटरल डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन,
इंटीग्रेशन, नेटवर्क इंटीग्रेशन, डाटा फ्यूजन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, कोड प्रोडक्शन, जॉइंट वेंचर, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप। तो ये तमाम तरह के अरेंजमेंट करने की बात हो रही है एक तरफ, और ये उस जो फॉरेन मिलिट्री एड इज़राइल को मिलती है अमेरिका से 3.8 बिलियन डॉलर की सालाना, ये उससे हटकर है। पेंटागन की प्रोक्योरमेंट, लाइसेंसिंग, डाटा शेयरिंग आदि को इससे जोड़ता है, और इससे कांग्रेशनल ओवरसाइट, कैपिंग या कंडीशनिंग से बचाना आसान हो जाएगा। मतलब अगर ये 224 की के तहत एक समझौता होता है तो अभी जो कांग्रेस निगरानी रखती है, फंड कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, वो सब हटा देगा और ये पर्दे के पीछे चला जाएगा और इजराइल की मौज हो जाएगी, वो मन चाहे चीज़ें कर सकता है। इस पर बहस हो रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल फ्यूचर एक्ट से इसको डिराइव किया गया है, और बेंयामिन नेतन्याहू ने कांग्रेस को पत्र लिखकर इस तरह का फ्रेमवर्क मांगा था जिस पर काम हो रहा है। इसका विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है, ज़बरदस्त आलोचना हो रही है, और अब तो जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो क्राउड है ट्रंप के समर्थकों की, वो भी इसके खिलाफ चले गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि जो इजराइल उनके यहाँ इस तरह की जासूसी कर रहा है उससे हम अपने संबंध क्यों बढ़ाने जा रहे हैं, हम इस तरह के संबंध और क्यों पुख्ता करने जा रहे हैं जिसमें इजराइल को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इजराइल और भी ज़्यादा जासूसी कर सकता है। एक मित्र देश होने के नाते उसे जैसा करना चाहिए उसके विपरीत कर रहा है। तो ये इजराइल का व्यवहार है अमेरिका के प्रति। अब भारत की तरफ आइए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आइए। कैसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इजराइल परस्त हो गई है, इजराइल के तमाम जो क्राइम है, वॉर क्राइम है, उसको इग्नोर कर रही है। गजा में लाखों लोगों को मार काट डाला गया, हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो उसके जस्टिफाई कर रहे हैं। यह ईरान पर हमले के 2 दिन पहले जाकर नेतन्याहू से मिल रहे हैं और बार बार ईरान की आलोचना कर देते हैं, लेकिन इजराइल की कभी आलोचना नहीं करते हैं। तो एक तो मसला ये है कि जब अमेरिका के साथ इस तरह की गद्दारी, विश्वासघात इजराइल कर रहा है तो भारत को क्यों इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरी बात, अगर अमेरिका में इजराइल ये सब कर रहा है तो भारत में क्या कुछ नहीं कर रहा होगा। भारत की एजेंसियां तो वैसे ही लचर हैं, उनके बस की बात नहीं है कि मोसाद का मुकाबला कर सके। तो क्या हम ये मान के चलें कि मोसाद का जाल पूरे हिंदुस्तान में बिछ चुका है और मोसाद इजराइल के लिए तो जासूसी कर ही रहा है, मोदी सरकार के लिए भी जासूसी कर रहा है और मोदी सरकार या भारत के खिलाफ भी जासूसी कर रहा है। वो कहाँ कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर किस किस को दे रहा होगा और उसका इस्तेमाल किस किस तरह से कर सकता है, ये सोच कर ही एक भयानक डर पैदा होता है कि हमारा देश कहीं ऐसी एजेंसियों की गिरफ्त में तो नहीं है, कहीं हमारे जो लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे रूलिंग पार्टी की हो, उसी तरह से तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही है जैसी अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स के तहत की गई। हमें नहीं पता, हो सकता है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद ऐसा कोई कांड खुले जिसमें हमारे नेताओं की इस तरह की या किसी और तरह की हनी ट्रैप ना सही कुछ लेन देन की बातें सामने आए जिसमें मोसाद उनका इस्तेमाल कर रहा हो, उनको अपने ग्रिप में रख रहा हो। ध्यान रखिए कि मोदी सरकार ने इजराइल से पेगासस खरीदा था और भारत में हज़ारों लोगों की जासूसी करवाई थी और हो सकता है कि आज भी चल रही हो। वो जो पेगासस के ज़रिए जितने भी इंफॉर्मेशन, डाटा, आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे होंगे वो पेगासस बनाने वाली कंपनी के पास भी होंगे। तो जाहिर है कि भारत की वो सारी इंफॉर्मेशन
इजराइल के पास भी पहुंच गई है और दूसरे तरीकों से भी उसने भारत की रक्षा से संबंधित या दूसरे जो सेंसिटिव सेक्टर हैं उनसे संबंधित पता नहीं क्या क्या जानकारियां यहाँ से उसने इकट्ठी की हों और वो उस अधिक जानकारियों के बल पर भारत सरकार को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल कर रहा हो। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। एक संभावना, एक संदेह, एक आशंका प्रकट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने हमें इसके लिए मजबूर कर दिया है कि जो देश उस देश का वफादार नहीं हो सकता है जो उसके लिए दुनिया भर से दुश्मनी मोल ले रहा है, दुनिया भर में अपनी बदनामी करवा रहा है और एक ऐसे शैतान देश के साथ उसका नाम जुड़ रहा है जो अमेरिका के एक डेमोक्रेटिक चरित्र के खिलाफ जाता है। तो सवाल उठता है कि जो देश उसका भला नहीं, उसका वफादार नहीं हुआ, वो हमें क्यों बख्शेगा? हमारे साथ उसकी क्या कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है कि वो हमारे प्रधानमंत्री तो फादरलैंड मानते हैं उसको, लेकिन क्या बेन्यामिन नेतन्याहू कभी ये कहेंगे कि भारत मेरी मदरलैंड है? और कह भी दिया तो क्या वो उसे मदरलैंड की तरह ट्रीट करेंगे? जब वो अमेरिका को ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर आपको कैसे करेंगे? और ये बात समझने की है कि यहूदियों का, हालांकि ये एक रेसिस्ट कमेंट हो सकता है, एक नस्लवादी सोच इसके पीछे झलक सकती है, लेकिन जिस तरह से यहूदी पूरी दुनिया भर में काम कर रहे हैं इजराइल की वफादारी के लिए, उन देशों में जहां वो रह रहे हैं उनके वफादार नहीं हैं, वो आपके साथ कैसे वफादार होंगे? आपके साथ कैसे दोस्ती निभाएंगे? इस पर भी सोचा जाना चाहिए क्योंकि पूरी यहूदी कौम इस सांचे में ढल गई है जो घनघोर नक्सलवादी है। उसमें बहुत सारे यहूदी होंगे ऐसे जो इजराइल की धारा राजनीति को नहीं मानते, लेकिन अधिकांश यहूदियों का चरित्र इसी तरह निकलकर सामने आ रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ा खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। जो अमेरिका जो खतरे की घंटी बजा रहा है वो दरअसल भारत के लिए और भी घंटी नहीं, घड़ियाल के बजाने जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।